दोस्तों, नमस्कार। हिंदी ऑडियो बुक चैनल के ऑडियो बुक समरी में आज की किताब है स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्टॉप ओवर थिंकिंग किताब, जिसे निक ट्रेंटन ने लिखा है, मानसिक स्वास्थ्य और आत्म विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गाइड है। यह पुस्तक ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोचने की आदत को पहचानने और इसे खत्म करने के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है। किताब की थीम, किताब का मुख्य उद्देश्य है यह समझाना कि ओवरथिंकिंग न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारी खुशी और जीवन की गुणवत्ता को भी कम करती है। यह आदत हमें तनाव, चिंता और आत्मसंदेह में डाल देती है। लेखक सरल और प्रभावी रणनीतियों के माध्यम से इस आदत को तोड़ने की प्रक्रिया को समझाते हैं। पुस्तक में मुख्य बातें: 1. ओवरथिंकिंग को समझना। लेखक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है। यह आदत आत्मसंदेह, डर और भविष्य की अनिश्चितता के कारण पैदा होती है। प्रभाव: अत्यधिक सोचने से निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, रिश्तों में खटास आ सकती है और हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। 3. समाधान के तरीके, माइंडफुलनेस। वर्तमान में जीने पर ध्यान केंद्रित करना, नेगेटिव सोच को चुनौती देना, अपने नकारात्मक विचारों से सवाल पूछना और उन्हें बदलना। क्रिया पर ध्यान देना, सोचना कम करें और कार्यवाही ज्यादा करें। 4. छोटी छोटी आदतें। लेखक बताते हैं कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें कैसे हमारी सोचने की प्रक्रिया को बदल सकती हैं। ये किताब क्यों पढ़ें? अगर आप अक्सर किसी स्थिति के हर पहलू पर सोचकर परेशान हो जाते हैं, बार बार अपने फैसलों पर शक करते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह एक गाइड की तरह है जो आपको सिखाती है कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें और एक शांत और खुशहाल जीवन कैसे जिए। पाठकों के लिए संदेश: स्टॉप ओवरथिंकिंग एक सरल लेकिन प्रभावशाली किताब है जो बताती है कि कैसे आप अपनी सोचने की आदतों को बदलकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 1, ओवरथिंकिंग को पहचाने। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि ओवरथिंकिंग हमारे जीवन और मानसिक शांति को कैसे प्रभावित करती है। लेखक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो हमें अपनी समस्याओं को बार बार सोचने और उन्हें बड़ा बनाने के लिए मजबूर करती है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को लेकर घंटों विचार करते रहते हैं, जैसे क्या मैंने सही कहा, या क्या मैं यह काम सही तरीके से कर पाया। यह आदत न केवल हमारी ऊर्जा को खत्म करती है, बल्कि हमें तनाव और चिंता में भी डाल देती है। ओवरथिंकिंग का मुख्य कारण यह है कि हमारा दिमाग हर स्थिति को कंट्रोल में रखना चाहता है। हम हर संभावित परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं और सही उत्तर की तलाश में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा करते समय हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और खुद को एक मानसिक जाल में फंसा लेते हैं। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आप इस चक्र में फंसे हुए हैं, आप इसे तोड़ने के लिए कदम उठा सकते हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करना होगा। अगर आप बार बार एक ही चीज पर सोच रहे हैं, तो इसे नोटिस करें और इसे रोकने की कोशिश करें। ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे पहला और सरल तरीका है इसे पहचानना। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 2, ओवरथिंकिंग का स्रोत। इस अध्याय में लेखक ओवरथिंकिंग के मूल कारणों की गहराई से पड़ताल करते हैं। वह बताते हैं कि अत्यधिक सोचने की आदत अचानक नहीं बनती, बल्कि यह हमारी मानसिकता, अनुभवों और विचारों का परिणाम है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है आत्मसंदेह और असुरक्षा। जब हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता, तो हम हर स्थिति में सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं और इसके चलते हर संभावित परिणाम के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। एक अन्य कारण हमारा अतीत और उससे जुड़े पछतावे हैं। हम अक्सर अपने बीते हुए समय की गलतियों को लेकर सोचते रहते हैं, यह सोचते हुए कि काश मैंने ऐसा किया होता या काश
मैंने ऐसा न किया होता। यह हमें वर्तमान में जीने से रोकता है और हमारे मन को उलझन में डाल देता है। जब हमें यह नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा, तो हमारा दिमाग हर संभव नकारात्मक स्थिति की कल्पना करने लगता है ताकि हम खुद को तैयार कर सके। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से हर समस्या को हल करने और नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है, लेकिन यह प्रवृत्ति अक्सर उल्टा काम करती है क्योंकि हम समाधान की बजाय समस्याओं पर ही फंसे रह जाते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि ओवरथिंकिंग का स्रोत हमारी भावनाएं और मन की गहरी परतें होती है, जिन्हें पहचानना और समझना जरूरी है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब तक आप अपने ओवरथिंक के कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक आप इसे रोकने के लिए सही कदम नहीं उठा पाएंगे। लेखक हमें सिखाते हैं कि अपने विचारों और उनकी जड़ों को पहचानना ओवरथिंकिंग से मुक्ति पाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अक्सर हमारा मन या तो अतीत में की गई गलतियों पर अटका रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। यह स्थिति हमें वर्तमान के आनंद और शांति से दूर कर देती है। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस यानी अपनी पूरी चेतना को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना ओवरथिंकिंग को रोकने का एक शक्तिशाली उपाय है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की चीजों को बिना किसी निर्णय या आलोचना के स्वीकार करना सीखते हैं। ये प्रक्रिया हमारे दिमाग को शांत करती है और हमें उस मानसिक बोझ से मुक्त करती है जिसे हम अनजाने में ढोते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे पास केवल वर्तमान का नियंत्रण है। अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। इसलिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना न केवल हमारी सोच को स्पष्ट करता है, बल्कि हमें शांति और खुशी का अनुभव भी कराता है। अध्याय में ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकों पर भी जोर दिया गया है। लेखक का मानना है कि ध्यान हमारे दिमाग को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। यह हमें अपने विचारों को देखने और समझने का मौका देता है, जिससे हम यह पहचान सकते हैं कि कौन से विचार वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन से नहीं। गहरी सांस लेने से हमारा शरीर और मन दोनों शांत होते हैं और हम अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर वर्तमान क्षण में लौट आते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि वर्तमान में रहने का अभ्यास करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक आदत है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमारा दिमाग बार बार भटकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अभ्यास में लाते हैं वैसे वैसे यह आसान और स्वाभाविक हो जाता है। लेखक कहते हैं कि वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने और उन्हें सराहने लगते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ओवरथिंकिंग से बचने और मानसिक शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने ध्यान और ऊर्जा को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना। यह हमें न केवल अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी गहराई और सुंदरता के साथ अनुभव करने का मौका भी देता है। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 4 नेगेटिव सोच को चुनौती दें। इस अध्याय में लेखक ने समझाया है कि ओवरथिंकिंग का बड़ा हिस्सा हमारे नकारात्मक विचारों से जुड़ा होता है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से चिंताओं, डर और असुरक्षाओं की ओर आकर्षित होता है और यही वजह है कि हम अक्सर सबसे खराब परिणामों की कल्पना करते रहते हैं। नकारात्मक सोच एक दुष्चक्र की तरह होती है जो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमें निर्णय लेने में भी कमजोर बनाती है। लेखक का मानना है कि अगर हम अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे चुनौती देना सीख लें, तो ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना संभव है। सबसे पहले लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे सभी विचार सच नहीं होते। हम अक्सर अपनी सोच को एक वास्तविकता मान लेते हैं और उसी आधार पर अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए,
यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं यह काम ठीक से नहीं कर सकता, तो वह सोच उसे प्रयास करने से पहले ही विफलता के डर में डाल देती है। ऐसे विचारों को चुनौती देने की जरूरत है। लेखक सुझाव देते हैं कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तर्क और वास्तविकता की कसौटी पर परखें। खुद से पूछें, क्या ये सच है? क्या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है या यह केवल मेरी कल्पना है? इसके अलावा लेखक यह बताते हैं कि हमारे दिमाग में जो नकारात्मक विचार आते हैं वे अक्सर बीते हुए अनुभवों या गहरी जमी हुई असुरक्षाओं का परिणाम होते हैं। इन्हें पहचानना और इन पर काम करना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको असफलता का डर है तो यह समझें कि यह डर कहां से आ रहा है। क्या यह किसी पिछली असफलता का परिणाम है या समाज द्वारा बनाई गई किसी धारणा का असर? जब आप अपने डर और नकारात्मक सोच के स्रोत को समझ लेते हैं तो उन्हें चुनौती देना और उनसे मुक्त होना आसान हो जाता है। लेखक नकारात्मक सोच को पलटने के लिए पॉजिटिव रिफ्रेमिंग का सुझाव देते हैं। इसका मतलब है कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसके विपरीत सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा को बदलकर यह सोचें, अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। यह अभ्यास आपके दिमाग को एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशिक्षित। अध्याय का संदेश यह है कि नकारात्मक सोच केवल एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। जैसे ही आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, वैसे ही आप उन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया आपको ओवरथिंकिंग से मुक्त करती है और जीवन में अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास लाने में मदद करती है। लेखक अंत में यह कहते हैं कि अपने विचारों को चुनौती देना कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाते हैं, आपकी सोचने की प्रक्रिया और जीवन पर दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 5, समस्या समाधान के लिए कदम उठाएं। इस अध्याय में लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी तरीका है सोचने की। जब हम किसी समस्या के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो हम एक मानसिक चक्र में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम समाधान के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। लेखक बताते हैं कि यह निष्क्रियता न केवल हमारी चिंता को बढ़ाती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को रोककर व्यावहारिक कदम उठाने पर ध्यान दें। लेखक का मानना है कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। अक्सर हम एक ही बार में पूरे समाधान की उम्मीद करते हैं और यही सोच हमें कार्रवाई से रोकती है। लेखक सुझाव देते हैं कि समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें और उन पर क्रमवार ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के बारे में सोचकर परेशान हैं, तो पहले उसके सबसे आसान हिस्से पर काम शुरू करें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि आपको गति में भी ले आएगा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ओवरथिंकिंग अक्सर उस डर से जुड़ी होती है जो कार्रवाई के परिणामों को लेकर होता है। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या अगर चीजें मेरी योजना के अनुसार नहीं हुई तो। लेखक इस डर को समझने और उसे स्वीकारने का महत्व बताते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि असफलता या अनिश्चितता जीवन का एक हिस्सा है, तो हम अपने डर से प्रभावित हुए बिना कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि कार्रवाई करने का मतलब यह नहीं है कि हर समस्या तुरंत हल हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई से आप मानसिक जड़ता को तोड़ते हैं और समस्या को हल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करती है, बल्कि आपको यह भी सिखाती है कि आप अपने जीवन में नियंत्रण ले सकते हैं। अध्याय का संदेश यह है कि सोचने और करने के बीच एक संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। केवल सोचते रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जब आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए छोटे लेकिन ठोस कदम उठाते हैं, तो न केवल आपकी ओवरथिंकिंग कम होती है, बल्कि आप अपनी चिंताओं और डर को भी पीछे छोड़ने लगते हैं।
लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कार्रवाई न केवल समाधान का रास्ता दिखाती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को भी बहाल करती है। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 4, नेगेटिव सोच को चुनौती दें। इस अध्याय में लेखक ने समझाया है कि ओवरथिंकिंग का बड़ा हिस्सा हमारे नकारात्मक विचारों से जुड़ा होता है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से चिंताओं, डर और असुरक्षाओं की ओर आकर्षित होता है, और यही वजह है कि हम अक्सर सबसे खराब परिणामों की कल्पना करते रहते हैं। नकारात्मक सोच एक दुष्चक्र की तरह होती है, जो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमें निर्णय लेने में भी कमजोर बनाती है। लेखक का मानना है कि अगर हम अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे चुनौती देना सीख लें, तो ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना संभव है। सबसे पहले लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे सभी विचार सच नहीं होते। हम अक्सर अपनी सोच को एक वास्तविकता मान लेते हैं और उसी आधार पर अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं यह काम ठीक से नहीं कर सकता, तो वह सोच उसे प्रयास करने से पहले ही विफलता के डर में डाल देती है। ऐसे विचारों को चुनौती देने की जरूरत है। लेखक सुझाव देते हैं कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तर्क और वास्तविकता की कसौटी पर परखें। खुद से पूछें, क्या ये सच है? क्या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है, या यह केवल मेरी कल्पना है? इसके अलावा लेखक यह बताते हैं कि हमारे दिमाग में जो नकारात्मक विचार आते हैं, वे अक्सर बीते हुए अनुभवों या गहरी जमी हुई असुरक्षाओं का परिणाम होते हैं। इन्हें पहचानना और इन पर काम करना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको असफलता का डर है, तो यह समझें कि यह डर कहां से आ रहा है। क्या यह किसी पिछली असफलता का परिणाम है, या समाज द्वारा बनाई गई किसी धारणा का असर? जब आप अपने डर और नकारात्मक सोच के स्रोत को समझ लेते हैं, तो उन्हें चुनौती देना और उनसे मुक्त होना आसान हो जाता है। लेखक नकारात्मक सोच को पलटने के लिए पॉजिटिव रीफ्रेमिंग का सुझाव देते हैं। इसका मतलब है कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसके विपरीत सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, को बदलकर यह सोचें, अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। यह अभ्यास आपके दिमाग को एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशिक्षित। अध्याय का संदेश यह है कि नकारात्मक सोच केवल एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। जैसे ही आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, वैसे ही आप उन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया आपको ओवरथिंकिंग से मुक्त करती है और जीवन में अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास लाने में मदद करती है। लेखक अंत में यह कहते हैं कि अपने विचारों को चुनौती देना कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाते हैं, आपकी सोचने की प्रक्रिया और जीवन पर दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 5, समस्या समाधान के लिए कदम उठाएं। इस अध्याय में लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी तरीका है सोचने की। जब हम किसी समस्या के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, तो हम एक मानसिक चक्र में फंस जाते हैं, जहां हमें लगता है कि हम समाधान के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। लेखक बताते हैं कि यह निष्क्रियता न केवल हमारी चिंता को बढ़ाती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को रोककर व्यावहारिक कदम उठाने पर ध्यान दें। लेखक का मानना है कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। अक्सर हम एक ही बार में पूरे समाधान की उम्मीद करते हैं, और यही सोच हमें कार्रवाई से रोकती है। लेखक सुझाव देते हैं कि समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें और उन पर क्रमवार ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के बारे में सोचकर परेशान हैं, तो पहले उसके सबसे आसान हिस्से पर काम शुरू करें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि आपको गति में भी ले आएगा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ओवरथिंकिंग अक्सर उस डर से जुड़ी होती है
जो कार्रवाई के परिणामों को लेकर होता है। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या अगर चीजें मेरी योजना के अनुसार नहीं हुई तो। लेखक इस डर को समझने और उसे स्वीकारने का महत्व बताते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि असफलता या अनिश्चितता जीवन का एक हिस्सा है, तो हम अपने डर से प्रभावित हुए बिना कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि कार्रवाई करने का मतलब यह नहीं है कि हर समस्या तुरंत हल हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई से आप मानसिक जड़ता को तोड़ते हैं और समस्या को हल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करती है, बल्कि आपको यह भी सिखाती है कि आप अपने जीवन में नियंत्रण ले सकते हैं। अध्याय का संदेश यह है कि सोचने और करने के बीच एक संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। केवल सोचते रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जब आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए छोटे लेकिन ठोस कदम उठाते हैं, तो न केवल आपकी ओवरथिंकिंग कम होती है, बल्कि आप अपनी चिंताओं और डर को भी पीछे छोड़ने लगते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कार्रवाई न केवल समाधान का रास्ता दिखाती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को भी बहाल करती है। इसी तरह नए ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 6 है स्वप्रेम और स्वीकृति। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि ओवरथिंकिंग से निपटने और मानसिक शांति पाने के लिए खुद को स्वीकारना और प्यार करना कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर जब हम किसी गलती या असफलता के बारे में सोचते हैं, तो हम खुद को कठोरता से जज करने लगते हैं। हम अपने आप से नाखुश हो जाते हैं और लगातार यह महसूस करते हैं कि हमें बेहतर होना चाहिए। यह आत्मसंदेह और नकारात्मकता का चक्र हमारी ओवरथिंकिंग को और भी बढ़ा देता है। लेखक इस अध्याय में हमें यह याद दिलाते हैं कि हर इंसान गलतियां करता है और यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। गलतियां हमें सिखाने के लिए होती हैं, न कि हमें परिभाषित करने के लिए। जब हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करना सीखते हैं, तो हम अपने ऊपर पड़ने वाले मानसिक दबाव को कम कर सकते हैं। स्वीकृति का मतलब है कि आप खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं, बिना किसी आलोचना या शर्म के। यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करती है और आपको अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने और सुधार पर केंद्रित करने में मदद करती है। स्वप्रेम के बारे में बात करते हुए लेखक यह बताते हैं कि यह कोई स्वार्थी कार्य नहीं है, बल्कि एक आवश्यक कदम है। जब आप खुद को प्यार करते हैं, तो आप अपनी जरूरतों, भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। आप अपने आप को उसी दया और करुणा से देखते हैं जो आप दूसरों के लिए महसूस करते हैं। यह आत्म प्रेम आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जो ओवरथिंकिंग के नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकती है। इस अध्याय में लेखक आत्म स्वीकृति के व्यवहारिक तरीकों पर भी चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि खुद को क्षमा करना, अपने आप को सकारात्मक शब्दों से प्रोत्साहित करना और अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना स्वयं प्रेम को विकसित करने में मदद कर सकता है। यह प्रक्रिया न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको अपने डर और असुरक्षाओं से भी मुक्त करती है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकारना और प्यार करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करते हैं। स्वप्रेम आपको यह याद दिलाता है कि आप अपूर्ण होने के बावजूद भी मूल्यवान और खास हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आपकी ओवरथिंकिंग को कम करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को भी बढ़ाता है। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी और मानसिक शांति पाने का पहला कदम है खुद के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण होना। इसी तरह नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 7 अपनी प्राथमिकताओं को समझें। इस अध्याय में लेखक यह बताने की कोशिश करते हैं कि ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना और स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है। जब हम हर चीज के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारी ऊर्जा और समय उन बातों में खर्च हो जाता है जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। यह मानसिक बोझ हमारे दिमाग को थका देता है और हमें अनावश्यक उलझनों में फंसा देता है। लेखक कहते हैं
कि प्राथमिकताओं को पहचानना हमें यह तय करने में मदद करता है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए और क्या अनदेखा करना चाहिए। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग को स्पष्टता प्रदान करती है और हमें फालतू की चिंताओं और अनिश्चितताओं से मुक्त करती है। मतलब है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दें जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के लिए सबसे अधिक मायने रखती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि प्राथमिकताओं को तय करने के लिए आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। हमें यह पूछने की जरूरत है कि हमारी चिंताओं और विचारों में से कौन से वास्तव में महत्वपूर्ण है। क्या यह समस्या हमारे जीवन को बेहतर बनाएगी या यह केवल हमारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है? जब हम इस सवाल का जवाब खोजते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि अधिकांश बातें जिनके बारे में हम सोचते हैं उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने के लिए एक योजना बनाना उपयोगी होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने दिन, सप्ताह या महीने की सबसे महत्वपूर्ण चीजों की एक सूची बनाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको अनावश्यक चीजों से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि प्राथमिकताएं तय करना केवल कामकाजी जीवन तक सीमित नहीं है। यह आपके रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपके लिए कौन से रिश्ते और गतिविधियां मूल्यवान हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में स्पष्टता और संतुलन पाने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं तो आप अनावश्यक ओवरथिंकिंग से बचते हैं और अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिकताएं तय करना न केवल ओवरथिंकिंग को खत्म करने का एक तरीका है, बल्कि यह जीवन में आत्म प्राप्ति और संतोष का मार्ग भी है। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 8, शांति की खोज। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि ओवरथिंकिंग से मुक्त होने और मानसिक शांति पाने के लिए हमें एक आंतरिक संतुलन की आवश्यकता होती है। शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर से आती है। जब हम खुद के साथ सामंजस्य में होते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर पाते हैं, तो हम बाहरी दुनिया। लेखक कहते हैं कि शांति एक निरंतर अभ्यास है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को समझने की आवश्यकता होती है। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि शांति की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना और समझना जरूरी है। जब हम खुद के साथ शांतिपूर्ण होते हैं तो हम बाहरी आवाजों और दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं। यह आंतरिक शांति हमें हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करने की शक्ति देती है, जिससे हम अपनी चिंताओं और तनावों से बाहर निकल सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपनी उम्मीदों और डर को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। अक्सर हम अपने जीवन में बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम केवल अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो शांति की ओर बढ़ने का रास्ता खुलता है। लेखक यह बताते हैं कि जब हम अपने डर और चिंताओं को स्वीकारते हैं और उन्हें बिना किसी निर्णय या आलोचना के देखते हैं, तो वे कम प्रभावी हो जाते हैं। अध्याय में लेखक यह भी कहते हैं कि हमें खुद को और अपनी स्थिति को बिना किसी कठोरता या आलोचना के समझना चाहिए। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने भीतर के द्वंद्वों को पहचान सकते हैं और उन्हें शांत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमें अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा विकसित करनी चाहिए। लेखक शांति की खोज को एक यात्रा मानते हैं जो निरंतर प्रयास और अभ्यास से संभव होती है। वे बताते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने और स्वीकारने में सक्षम होते हैं, तो शांति हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह शांति केवल मानसिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में छा जाती है।
हमारे रिश्तों, कार्य और अन्य गतिविधियों में। अंत में लेखक यह बताते हैं कि शांति पाने के लिए हमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की स्थितियों को संतुलित करना होगा। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाती है और हम अधिक शांति, संतोष और खुशी का अनुभव करते हैं। शांति की यह खोज एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं हम जीवन को अधिक सजीवता और पूरी तरह से अनुभव करने लगते हैं। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस किताब का निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित है कि ओवरथिंकिंग या अत्यधिक सोचने की आदत हमें मानसिक शांति और संतोष से दूर कर देती है और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। लेखक ने पूरी किताब में यह दिखाया है कि जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं और अपनी चिंताओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकल सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है और इसमें समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके परिणाम बेहद फायदेमंद होते हैं। किताब में लेखक ने बताया है कि ओवरथिंकिंग का मुख्य कारण आत्मसंदेह, असुरक्षा और डर होते हैं। हम अतीत में की गई गलतियों या भविष्य में होने वाली असफलताओं के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, जो हमें मानसिक तनाव और चिंता में डाल देता है। लेकिन इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें अपने विचारों को पहचानने और उनसे सवाल करने की जरूरत है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझें और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। लेखक ने यह भी बताया कि आत्मस्वीकृति और स्वप्रेम ओवरथिंकिंग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी कमजोरियों और गलतियों को बिना आलोचना के देखते हैं तो हम अपने डर और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा लेखक ने ध्यान, माइंडफुलनेस और गहरी सांस लेने की तकनीकों का भी उल्लेख किया, जो मानसिक शांति पाने में मदद करती है। अंत में किताब हमें यह सिखाती है कि मानसिक शांति एक निरंतर अभ्यास है और यह हमारे सोचने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और अपनी चिंता और डर से बाहर निकलते हैं तो हम जीवन में संतुलन, खुशी और शांति पा सकते हैं। ओवरथिंकिंग से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने अंदर की शांति को पहचानना और उसे बनाए रखना सीखना चाहिए। यही शांति हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। इस बुक समरी को अपने शुभचिंतक परिवार, दोस्तों और समाज में साझा कीजिए ताकि उन्हें भी बहुत सारा ज्ञान मिले। इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा।